हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सभी को पता है कि 4 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 4 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे होते हैं साइंस के फील्ड में, तो जनरली ऐसे बच्चे पाए जाते हैं कि वो लैंग्वेजेस पे बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। बिकॉज़ उनके जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, उनको उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो वो लैंग्वेजेस के पेपर में क्या होता है कि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, जिनकी वजह से अगर वो भले से पीसीएमबी में क्यों ना एकदम अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, तो भी लैंग्वेजेस की वजह से उनके परसेंटेज पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो अब लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पेपर 4 मार्च को आपका है। तो आपको एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इस वीडियो में मैं शॉर्टली एकदम एक्सप्लेन करूँगी। इसके पहले भी हमने बताया है कि इंग्लिश को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपके पास अभी भी 3 से 4 दिन हैं। आप चाहें तो आप अपनी इंग्लिश को एकदम अच्छे से बेहतरीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके परसेंटेज का आपका जो परसेंटेज है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे एग्जैक्टली इंग्लिश का पेपर करना है। ऑलराइट, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पैसेज के लिए पैसेज में आपको वेट अ सेकेंड 34 मार्क्स मिल रहा है। पोइट्री में आपको 14 मार्क्स मिल रहा है एंड राइटिंग स्किल में आपको 16 मार्क्स मिल रहा है। नॉवेल में आपको 16 मार्क्स दे रहे हैं। ऐसे करके आपका 80 मार्क्स का क्या है, एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कितने टाइम किस सेक्शन को देना है, पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम देना है। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप जब क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, जो पैसेज है, जो सेक्शन 1 है, प्रोज है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक पैसेज मिलेगा। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी करनी है। उसके बाद दूसरा एक पैसेज आपको अनसीन पैसेज मिलने वाला है। फिर उसके ऊपर आपको समरी राइटिंग करना है। फिर उसके बाद आपको माइंड मैपिंग करना है सेम। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्या आ रही हैं आपके प्रोज में, आपके पैसेज सेक्शन 1 में आ रहा है। तो आपको सेक्शन 1 को, जो प्रोज वाला सेक्शन है, आपको उसमें कितना टाइम देना है, तो उसमें आपको ऐसा सेट करना है, अपना एक टारगेट सेट करना है कि आप 1 घंटे में वो पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व करेंगे। कितने? 1 घंटे में। ठीक है, 60 मिनट्स में आपको पैसेज जो है वो सॉल्व करना है। और ये जो हैबिट है वो कैसे होगी, अभी जो आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, उनमें आप क्या करो, सैम्पल पेपर्स लो। सैम्पल पेपर ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमने अपलोड किए हैं, प्लीज़ जाकर ज्वाइन करो, प्लीज़ जाकर ज्वाइन करो। वहाँ से सैम्पल पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हमने आंसर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में देखो, क्वेश्चन बैंक के आंसर्स भी आपको मिले हैं। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो, इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश में आपको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पे आपको कोई सा भी पैसेज उठा कर दे देंगे और उस पैसेज में से कोई सा भी क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। तो आप अगर उम्मीद रखते हो कि इंग्लिश में आपको हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, तो बच्चा प्लीज़, इंपॉर्टेंस इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, पोएम सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में आप देखो, पोइट्री सेक्शन में आपको एक पोएम दी जाएगी और एक अप्रिसिएशन आपको लिखना है। मतलब काफ़ी छोटा सा एक ये सेक्शन है। तो इसमें आप कितना टाइम अपना देने वाले हो, 30 मिनट्स। कितना? आधा घंटा आप इसमें दोगे। 30 मिनट्स में आपको ट्राई करना है कि आपकी पोइट्री सेक्शन क्या हो जाए, पूरी तरह से कवर हो जाए। सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। इसको कृपया करके ना छोड़ें। कोई भी, मतलब जो आता है ना वो लिखो। और राइटिंग स्किल में आपको पूरा का पूरा 1 घंटा देना है। कितना देना है? 1 घंटे में आपकी राइटिंग स्किल हो जाएगी, कंफर्म, श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो 1 घंटे में आपकी राइटिंग स्किल हो जाएगी। समझ में आया? अब राइटिंग स्किल का फॉर्मेट, राइटिंग स्किल का मेथड, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ये राइटिंग स्किल पूरी की पूरी, इंग्लिश की राइटिंग स्किल हमारे ग्रुप, हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, राइटिंग स्किल ऑफ इंग्लिश, आपको वहाँ पर मिलेगा उस सारी वीडियोस।
वो सारी वीडियोस देखिए राइटिंग स्किल की, और उसी तरह उसी फॉर्मेट को फॉलो करते करते ये देखो जो हमने राइटिंग स्किल की वीडियो बनाई है वो एकदम न्यू फॉर्मेट है। हमेशा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र बोर्ड अपना फॉर्मेट चेंज करता रहता है, तो बच्चे अवेयर नहीं रहते, काफ़ी बच्चे अवेयर नहीं रहते। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि राइटिंग स्किल वाली प्लेलिस्ट पे जाइए और जितनी भी राइटिंग स्किल की वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखिए। समझ में आया? और उसी तरह आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं तब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप जान सकते हैं हमारे वीडियोस से। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस। ओके, आपको पूरा 1 घंटा इसमें देना है। देखो हर एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसा क्या रहेगा। पेपर पैटर्न वाला जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न वाला वीडियो है उसको एग्ज़ाम देने से 2-3 दिन पहले देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना कि क्या बताओ। मतलब क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो आपको उनमें से एग्जैक्टली करना क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पेपर पैटर्न वाली वीडियो में एकदम अच्छे से डिस्कस करके दिया है। अब यहाँ पर अगर पोइट्री नॉवेल सेक्शन में आ जाएंगे, सेक्शन 4 जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वहाँ पर आपको 4 नॉवेल्स दिए हैं। 4 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में जब आप देखोगे नॉवेल सेक्शन में तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसी 4 नॉवेल्स आपको दी हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि 1-2 नॉवेल्स हम ऑप्शन में रख दें तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि सारे नॉवेल, चारों के चारों नॉवेल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि नॉवेल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A आपको 4.1 वाली नॉवेल से मिलेगी। अब काफ़ी सारे बच्चे हमको ये पूछते हैं कि नॉवेल सेक्शन का हमको कुछ इंपॉर्टेंस दे दो। लिसन, ये जो नॉवेल सेक्शन आया है वो अभी न्यू आया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर अपना सिलेबस चेंज हुआ था तब जाकर मॉडिफाई होकर आया है। तो इसके पहले जो है कभी भी नॉवेल सेक्शन ऐसा था नहीं। सो नॉवेल सेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते, बिकॉज मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि इंग्लिश में दे कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, करेक्ट। तो उस स्टोरी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो नॉवेल के लिए आपको पढ़ने के लिए मैं एक अच्छा सुझाव दे दूंगी, उसको आप फॉलो करो। देखो जैसे 4.1 है, 4.1 जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स है उनमें से आपको सिर्फ नेम्स याद करने हैं। जैसे जो आपकी एक्सरसाइज है, देखो सारे नॉवेल सेक्शन के ना आप एक्सरसाइज लर्न कर लो, सारे नॉवेल सेक्शन की एक्सरसाइज लर्न कर लो और कुछ भी मत करो। स्टोरी जानना है स्टोरी जान लो, लेकिन एक्सरसाइज जो है चारों नॉवेल की एक्सरसाइज एकदम अच्छे से कर लो। तो 4.1 में आपको मैचअप और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो आप एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल भी मत भूलना लर्न करने के लिए। नॉवेल के लिए वो करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। आपके हाथ में आपके 16 मार्क्स हैं, उसको मत गवाओ प्लीज़। एक्सरसाइज पूरी अच्छे से करके जाना है। और आप नॉवेल सेक्शन जो 4.2, 4.3, 4.4 ये जो तीनों नॉवेल्स हैं वो बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं, स्टोरी टाइप हैं एकदम। तो आप उसकी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, आप उसकी स्टोरी पढ़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्टोरी पता है तो आप इंग्लिश में तो उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, करेक्ट। सो जहाँ तक है कि एक्सरसाइज से ही आपको दें, अगर नहीं आया तो आपको स्टोरी पता है, आप स्टोरी याद है आपको, आप उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है नॉवेल सेक्शन। नॉवेल में क्या होगा, 4.1 में से मैचअप, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर 4.2, 4.3, 4.4 में से आपको जैसे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछते हैं 10th तक, कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाता था, तो वैसे ही आपको रिलेटेबल टू स्टोरी क्वेश्चंस पूछी जाएगी। कि समझो कि 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं, 2 इंसान हैं, 2 पर्सन हैं, वो जो है उन दोनों के बीच में वो चीज़ क्या हुई क्या, या फिर आपसे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बनाकर बताओगे, जो स्टोरी में जो उस नॉवेल में आपको दिया है उस चैप्टर में वही सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखोगे। अपने मन गढ़ंत कहानी यहाँ पर नहीं बनानी है, ठीक है। आप अपना व्लॉग मत बताने लगना वहाँ पर। सो स्टोरी पढ़ के जाओ, स्टोरी पता रहेगी तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और 16 मार्क्स एकदम कन्फर्म श्योरिटी के साथ रख सकते हो अपने पॉकेट में। ओके, इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5A 4.1 से आपको पूछा जाएगा। फिर देखो यहाँ पर नोट भी लिखिए कि 4.1 से पूछा जाएगा। फिर 5B जो है वो आपको पूछा जाएगा
4.2 से, फिर सी वाला आपको पूछा जाएगा 4.3 से, देन डी वाला 4.4 से। इस तरह से चारों की चारों नॉवेल्स आपको पढ़ के जानी हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, लेकिन अगर जहाँ पर ट्रू और फॉल्स आता है, या वेब आता है, वेब डायग्राम आता है, फ्लो चार्ट आता है, या फिर कंप्लीट द सेंटेंस आता है, तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस लिखना इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस अगर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स वहाँ पर कट हो सकते हैं। लेकिन आप अगर जैसे पर्सनल ओपिनियन वाला क्वेश्चन आया है, या फिर समझ लो कि नॉवेल में आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको लिखना है, तो वो क्वेश्चन नहीं लिखोगे चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि काफ़ी बच्चे एकदम पैनिक कर जाते हैं, या फिर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं अगर उनको कुछ आता रहता है तो वो क्या होता है कि वो क्वेश्चन नंबर लिखना गलत भूल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, तो मेन क्वेश्चन कौन सा है वो नहीं लिखते हैं, वो भूल जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर एक सेक्शन आपको एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। समझ में आई बात? आपको मैं नॉवेल का एक और क्लियर कर देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5A का जो 4.1 से आने वाली है, उसमें देखो आपको मैचअप पूछा है, ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर पूछा है। तो इसी तरह टाइप के क्वेश्चन आपको 4.A से आएंगे। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है, इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ के हमेशा बोलती हूँ कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, लेकिन आप एकदम लाइटली में मेरी बात ले लेते हैं। 4.2 में देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको स्टोरी पता होगी, इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे भी आपको देखो क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं 4.3 में भी। 4.4 में देखो आपको 4.4 में एक ऐसा कंप्लीट द वेब दे दिया है, वेब कंप्लीट करने के लिए बोला है, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह के मतलब ज़्यादातर आपको 4.1 से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और 4.2, 3, 4 से आंसर्स पूछे जाएंगे। समझ में आया? अभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो एज सुन एज़ पॉसिबल क्लियर करके ले लो हमसे, या फिर जो भी आपके एल्डर्स टीचर्स हैं उनसे, और पढ़ाई करते रहो। थोड़ा सा भी पैनिक मत करो, घबराओ मत, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आप सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।